हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण अनुपात समानुपात की क्लास में आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्नों को हम लोग शामिल करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न हैं और उससे बेहतर आपको प्यारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो आइए देर ना करते हुए इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। जितने बच्चे जुड़ गए हैं, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह स्टोरी और स्टेटस के रूप में शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आइए, पहला प्रश्न आपके इस आय व्यय का है। कह रहा है प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है कि जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 6:5 है। यदि जितेंद्र 2800 रुपये की आय में से 400 रुपये की बचत करता है तो नरेंद्र की बचत ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी CHSL टियर 1 2022 के एग्जाम का पेपर का सवाल है बच्चों। तो आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए, ये जितेंद्र हो गए और ये नरेंद्र हो गए। अब देखो, नरेंद्र को मैं लिख दे रहा हूं इसलिए कि यहां से आपको एक चीज पूछना है, नरेंद्र में कौन संधि है प्यारे बच्चों। तो आप कहेंगे सर कि नरेंद्र में संधि जो है वो आपका गुण संधि है, नर प्लस इंद्र। नर प्लस इंद्र और संधि का नाम प्यारे बच्चों क्या होगा? गुण संधि होगा। क्या होगा? गुण संधि होगा। नरेंद्र में संधि पूछेगा तो गुण संधि, संधि विच्छेद, नर प्लस इंद्र। और नरेंद्र जो आपका प्यारे बच्चों ये राजा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? राजा का पर्यायवाची होता है नरेंद्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे जो इसका कॉन्सेप्ट है, सवाल है, उस पर हम लोग बात करते हैं। ये तो आपने सीख लिया नरेंद्र शब्द में संधि विच्छेद क्या है। चलिए अगले प्यारे से इस पे आते हैं। नरेंद्र आय का रेशियो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, देखना है। आय का रेशियो क्या दिया हुआ है? आय का रेशियो दिया है मेरे भाई, इसका 4 और इनका 7। और व्यय का रेशियो, खर्चे का व्यय का रेशियो दिया है मेरे भाई, ये आपका 6 और ये आपका 5। ये सवाल है। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि जितेंद्र 2800 रुपये की आय में से 400 रुपये बचाता है। अच्छा आप बताओ मेरे भाई, अगर 2800 रुपये में से 400 बचाएगा कौन? जितेंद्र 2800 रुपया कमाता है, 400 बचाएगा तो कितना खर्च करेगा भाई? 2400 खर्च करेगा। 2800 रुपया कमाता है, 400 बचाता है तो 2400 रुपये खर्च करेगा। अच्छा बताओ, ये जो बचत है, ये देखो, ये 4 की वैल्यू कितना दिया है भाई? 4 की वैल्यू 2800 दिया है कि नहीं? दिया है ना। अगर 4 की वैल्यू 2800 है तो 1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी आएगी? 4 सत्ते 28, 700 आएगी। कितनी आएगी? 700 आएगी। इसका मतलब ये 700 से गुणा करेंगे तो इनकम आएगी 4900। कितनी आएगी? 4900। देखो, 4 की वैल्यू इनकम 2800 जितेंद्र का दिया है तो 4 बराबर 2800 तो 1 बराबर 700 मेरे भाई। अगर 1 का मान 700 है तो नरेंद्र की इनकम 7 सत्ते 4900। अच्छा ये बताओ, ये जितेंद्र का क्या है? 400 रुपये बचाता है तो खर्च है। क्या है? जितेंद्र का खर्च है। अच्छा, जितेंद्र का खर्चा 6 यूनिट है और अगर 6 की वैल्यू 2400 दे दिया आपका तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू मेरे भाई 400 आएगी। क्या आएगी? 400 आएगी। तो यहां से 5 की वैल्यू आ जाएगी 2000। 400 से गुणा हो जाएगा। देखो, 6 की वैल्यू 2400 तो 1 की वैल्यू 400 तो 5 की वैल्यू 5 चौक 2000। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है आपसे, नरेंद्र की बचत ज्ञात कीजिए। अच्छा, नरेंद्र कितना कमाता था? 4900। कितना कमाता था भाई? 4900। नरेंद्र कितना खर्च कर रहा है? 2000। कितना खर्च कर रहा है? 2000। तो इसकी बचत जो आएगी, आय में से क्या घटा देंगे मेरे भाई? आय में से देखो, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। यही कॉन्सेप्ट है आपका। तो अगर आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत आ जाएगी और ये आएगी आपकी 2900 रुपये। कितनी आएगी भाई? 2900 रुपये। और ये आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या करना है मेरे भाई? 4
जितेंद्र की इनकम थी और जितेंद्र की इनकम 2800 दिया था, तो 4 की वैल्यू 2800, तो 1 की वैल्यू 700 आएगी। कितनी आएगी? 700। तो नरेंद्र की 7 की वैल्यू 4900 हो जाएगी। अगर हम 2800 में से 400 खर्च बचत निकाल दें जितेंद्र की, तो 2400 खर्चा आएगा, और इस खर्चे का रेशियो 6 है, तो 6 की वैल्यू 2400, 1 की वैल्यू 400, तो 5 की वैल्यू 2000। अब बताओ 4900 में से 2000 घटाएंगे तो किसका बचत आ जाएगा? ये बचत आ जाएगा जिसका पूछा था। किसका पूछा था भाई? जितेंद्र, सॉरी नरेंद्र का पूछा था। अगर जितेंद्र का पूछता तो बिल्कुल आपको पता है कि 400 उसने दिया है। देखो ये आपका 2800, 2400, 400 ही आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग आते हैं यहां से। चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न है, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों। बहुत ही आराम से आप वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आपको आएंगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका है आज का कि एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। उसके व्यय में उसकी प्रारंभिक बचत के 1/4 हिस्से के बराबर वृद्धि की जाती है और उसकी आय में 300 रुपये की वृद्धि हो जाती है। यदि उसकी बचत समान रहती है तो उसका प्रारंभिक व्यय कितना है? देखो इस सवाल को हम लोग दो तरीके से करने वाले। देखो आप प्यारे बच्चों, आय बराबर व्यय प्लस बचत, ये हमने अभी पढ़ा। अब बता दो, अगर उसका व्यय 4, बचत 3, तो आय 7 होगी। आय कितनी होगी? 7 होगी। हम कह रहे हैं इसको 70 कर लेते हैं, इसको 40, इसको 30, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज निकालने में या भिन्न निकालने में आसान होगा। तो मेरे भाई इसको 40, इसको 30, इसको 70। अब क्या कह रहा है कि उसके व्यय में उसकी प्रारंभिक बचत के 1/4 के बराबर, प्रारंभिक व्यय बचत के, बचत 30 है और व्यय में वृद्धि होना है, तो 30 का 1/4 बढ़ेगा, तो 4, 2 दूनी 4, 15, 7.5 बढ़ेगा। ये मेरे भाई 7.5 बढ़ गया। कितना बढ़ेगा? 7.5। देखो 2 से 15 काट देंगे, 7.5 बढ़ जाएगा। ठीक है, उसने कहा है उसकी प्रारंभिक बचत के 1/4 हिस्से के बराबर व्यय में वृद्धि होगी, तो 30 का 1/4 7.5 बढ़ गया। और उसके बाद कहा है उसकी बचत समान रहती है, बचत 30 ही रहेगी। अच्छा बताओ ये कितना हो जाएगा भाई? अगर मैं इस यहाँ पे बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पे 7.5 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 47.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47.5। और बचत वही है, बचत मेरे भाई 30 ही है। अब बताओ उसके बाद कहा है, अब बताओ यहाँ से उसकी आय में 300 रुपये की वृद्धि होती है। उसकी आय में कितने की वृद्धि होती है? 300। अच्छा बताओ अगर हम गलती क्या करेंगे, डायरेक्ट 300 जोड़ देंगे, 370 हो जाएगा। तो ये अच्छा बताओ रेशियो में हम कोई चीज़ डायरेक्ट वैल्यू नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो यहाँ मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ 70x कर देते हैं, यहाँ 40x और यहाँ 30x और यहाँ 7.5x, तो ये 47x, 47.5 और ये 30x। अच्छा आप बताओ अगर ये 47.5 और ये 30x है और ये आपका हो जाएगा मेरे भाई कितना? 40, 30, 70, 77.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 77.5। अच्छा बताओ 70 था, 77.5 हो गया, कितना बढ़ा? 7.5x बढ़ गया। और सवाल में कितना बढ़ा है? 300 रुपया आय बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 300। तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 75 चौक के 300 होता है, x का मान आ गया 40। कितना आ गया? 40। अब पूछा क्या है? उसका प्रारंभिक व्यय कितना था? तो मेरे भाई प्रारंभिक व्यय 40x था और x का मान 40 है, तो यहाँ पे 40 गुणे 40 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1600। ये आपका आंसर है। बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखो क्या करना है, हमने कहा व्यय 4:3 में बचत था, तो हमने कहा 40x 30x कर लो, इनकम 70 हो गई। फिर उसने कहा कि जो व्यय है वो बचत का 1/4 बढ़ जाता है, तो बचत यानी 30 का 1/4 7.5 बढ़ जाता है, तो 40x से 7.5 कितना हो जाएगा? 47.5x हो जाएगा।
47.5 और 30x जोड़ेंगे तो 77.5x आय हो जाएगी। आय कितनी बढ़ी? 70 से 77.5, 7.5x, और सवाल में कितना बढ़ा? 300। ठीक है, हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। एक अलग अप्रोच से मैं सिखा रहा हूं, एक लाइन में सवाल लग जाएगा आपका। ठीक है, ये एग्जाम तरीका नहीं है। देखो कैसे करेंगे, एकदम आसानी से मैं इस सवाल को आपको सिखा रहा हूं, एक लाइन में ये सवाल हो सकता है। देखो कैसे करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे व्यय उसने दिया था 4, बचत दिया था 3, और ये हो गया आपका 7। ठीक है, उसके बाद हमने कहा इसको 70 कह दो, इसको 40 कह दो, इसको 30 कह दो। उसकी प्रारंभिक बचत के 1/4 हिस्से के बराबर व्यय में वृद्धि होती है। अभी मैंने आपसे कहा कि 30 का जब 1/4 निकालोगे मेरे भाई तो 7.5 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 7.5 बढ़ेगा। अच्छा आप बताओ, ये व्यय किसी का 7.5 बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ रहा है? 7.5, लेकिन बचत वही है। ऐसे समझो आप कि आपकी इनकम चाहे जितना बढ़ जाए, अगर आप बचाते उतना ही है। मान लो पहले 100 रुपया कमाते थे, 30 रुपया बचाते हैं, और आज 150 कमाते हैं और 30 बचाते हैं। इसका मतलब जितना आपकी इनकम बढ़ी है वो खर्चे में जा रही है। किस में जा रही है? खर्चे में जा रही है। अगर बचत सेम है, बचत सेम है, तो मेरे भाई क्या करना है? 7.5 यहां बढ़ा है और सवाल में कहा है 300 बढ़ गया है, तो मेरे भाई 7.5 की वैल्यू 300 कर देंगे। और यहां से 7.5 की वैल्यू अगर 300 है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान हो गया। 7.5 की वैल्यू 300 है, तो मेरे भाई 1 की वैल्यू आएगी 40। कितनी आएगी? 40। देखो अगर सेविंग नहीं बदल रही है तो इनकम जितना बढ़ेगा वो सब खर्चे में आएगा। खर्चा कितना बढ़ रहा है? 7.5 कहाँ से आया? बचत का 1/4, और जो खर्चा बढ़ रहा है वही इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, तो 7.5 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू 40, और हमें पिछला वाला पहले वाला व्यय पूछा था, तो 40 की वैल्यू 40 × 40 कर लेंगे मेरे भाई, और ये रहा आपका एक लाइन का आंसर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एकदम आसान है, बोलो एकदम आसान है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए मेरे बच्चों अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यहां से अगले प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4:3 है। फिर से वही 4, 3, हमने इसको कहा 30 कर लो, इसको 40, इसको 30 और इसको 70 कर लो। अब कह रहा है उसकी बचत में उसकी आय के 1/5 हिस्से की वृद्धि होती है। आय का 1/5, 70 का 1/5 करोगे मेरे भाई 14 आएगा, और 14 उसकी बचत में बढ़ रहा है। 14 यहाँ जोड़ दो, कितना हो गया भाई? बचत हो गई 44। कितनी हो गई? 44। और उसकी आय समान रहती है, आय 70 ही रहती है, तो मेरे भाई अगर 70 रुपया में से 44 रुपया बचाएगा तो खर्चा कितना करेगा? 44, 6, 50, 20, 70, 26 खर्चा करेगा। कितना खर्चा करेगा? 26। और उसके व्यय और बचत का अनुपात क्या होगा? व्यय और बचत का अनुपात यही है मेरे भाई, 26:44 यही है। काट दो इसको 13 बार और ये 22 बार, और ये रहा आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर। एकदम आसानी से आप पूरी क्लास देखिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपका एसएससी CHSL Tier 1 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास का चौथा प्रश्न आपका है। क्या कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। उनके व्यय के बीच का अंतर 4500 है। तो बी की आय ज्ञात कीजिए मेरे भाई। देखो कुछ नहीं करना है, व्यय कितना है? 4 और ये कितना है? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अच्छा आय का रेशियो है, सॉरी एक सेकंड रुक जाएगा। आय का रेशियो दिया हुआ है, कह रहा है कि ए और बी की आय का रेशियो, ये ए है ये बी है और इनकी आय का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ मेरे भाई? आय का रेशियो दिया है 4:3। तो हमने आय को 4x और 3x कह दिया।
ठीक है। उसके बाद ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है, यानी ये हो गया। और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। 3x का 7/15 बी का व्यय हो गया। ये आपका 4 तियाँ 12, ये 3 पचे 15, यानी ये हो जाएगा 5x/3 और ये हो जाएगा 7x/5, 7x/5। ये दोनों का क्या हो गया, व्यय हो गया। ठीक है। अब आगे, उनके व्यय के बीच का अंतर 4500 रुपये है। तो अच्छा, इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे मेरे भाई। तो एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा ना, और 3 पचे 15, ये 25x आएगा, और ये आएगा 5 तियाँ 15, 21x। और इसकी वैल्यू कितना दिया उसने, 4500 रुपये दिया मेरे भाई। कितना दिया है, 4500 रुपये। अच्छा बताओ, यहाँ 25x और 21x का अंतर कितना आएगा, 4x का बटे 15 बराबर 4500, यही है ना। अगर यहाँ से हम इसको काट दें तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, दूनी 8, 4 पच्चे 20। x का मान आ जाएगा मेरे भाई 1125 गुणे 15, ये x का मान आ गया। ठीक है। अगर हम आपसे बात करें तो किसका मान पूछा है, b की आय ज्ञात करनी है, और b की आय को हमने क्या माना है, 3x। इसका मतलब हमें 3x का मान निकालने के लिए 3 गुणे 1125 गुणे 15 कर लेना है। और इसको जब आप गुणा करेंगे मेरे भाई, तो इसका जो आपका रिजल्ट आएगा 50,625 आएगा, 50,625 आएगा। ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है, 50,625। देखो, हम लोग इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो, अगर ये देख ले हम यहाँ से कि 5 2 7 2 9, 9 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। क्या आएगा, डिजिटल सम का योग हमेशा 9 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो 5 6 11, 2 13, और 13 5 18, और 18 में डिजिटल सम का योग आएगा 8 1 9। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग एक और तरीके से करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए अगले प्यारे से, इसी को हम लोग अलग कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, ये आप पहले आप पूरा नोट करिए। चलिए, इसी को हम लोग प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीका। ये तो बेसिक है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो क्या करना है, रेशियो दिया है 4 और 3, ये दिया हुआ है। उसकी आय का 5/12, ए का व्यय उसकी आय का 5/12, और बी का व्यय उसकी आय का 7/15। देखो 5/12 और 7/15, ऐसे केसेज में क्या करते हैं हम, 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 60, और 60 से गुणा यहाँ भी कर देंगे मेरे भाई, 60 से गुणा यहाँ भी कर देंगे, और 60 से गुणा यहाँ भी कर देंगे। अब देखो फायदा क्या हो गया, इनकम हो गई 240, और 240 का 5/12 हो गया व्यय। दूसरे की इनकम हो गई 180, और 180 का 7/15 हो गया मेरे भाई व्यय। बोलो आसान हो गया कि नहीं। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 20 25 100, इसका व्यय आया। इसको काटेंगे 15 से, 12 12 में, और 12 सते 84, इसका इनकम आया। अब बताओ दोनों, सॉरी व्यय आया, दोनों के व्यय का अंतर कितना मेरे भाई, 16 का डिफरेंस है। और सवाल में कितने का डिफरेंस है, 4500 का डिफरेंस है। 16 की वैल्यू 4500 ना, तो हमें कितने का मान निकालना है मेरे भाई, बी की आय बताना है, तो हमें 180 का मान निकालना है। कितने का मान निकालना है, तो 16 की वैल्यू अगर 4500, तो 180 का मान मेरे भाई आएगा 4500 बटे 16 गुना 180। अब आप इसको हल कर लेंगे मेरे भाई, तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो कैसे हल करेंगे, हम इसको काट भी देते हैं। 4 चौके 16, और ये आपका 45 बार में कट जाएगा। अब देखो 5 4 9, मैंने कहा 9 का गुणा किसी में होगा। अच्छा यहाँ भी एक और है, काट देते हैं इसको भी। 4 से इसको काट रहे हैं, तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 1125। अगर 5 4 9 का गुणा किसी में भी होगा
तो डिजिटल सम का योग 9 आएगा। और अगर हम इसके आंसर की बात करें, जब आप इसको पूरा हल करोगे तो 50,625 आएगा। और यहाँ भी देखो डिजिटल सम का योग 9 होगा। 5 6 11 2 13 5 18, 18 में डिजिटल सम का योग 9 होगा, इसलिए यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गुणा भी नहीं करना पड़ेगा आपको मेरे भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये नोट हो गया। चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं आपके सामने। आय व्यय की पूरी कहानी आपको आज इस क्लास में समझ लेनी है, ढंग से आप पूरी क्लास को देखिएगा। ठीक है, 5वां प्रश्न है आज की क्लास का। और कह क्या रहा देखो, ए की आय बी की आय का 2/3 है और ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है तो ए की बचत का बी की बचत से अनुपात क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, आय पहले देखते हैं। आय उसने कहा है कि जो ए की आय है, 2 लोग हैं, ए की जो आय है बी की आय का 2/3 है, यानी बी अगर 3 है तो ये 2 है। बात समझ में आ रही है। इसको हम 2x कह रहे हैं आय को। उसके बाद ए का व्यय, अब व्यय पे आ जाते हैं। व्यय कह रहा है मेरे भाई कि ए का जो व्यय है वो बी के व्यय का 4/3 है, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अगर उसको हमने x कहा है तो इसको हमने y कह लिया। अब उसने कहा है यदि b की आय का 1/3, b की आय का 1/3 ये हो गया और ये बराबर है a के व्यय के, a का व्यय कितना 3y, ये 3y के बराबर है। 3 कटा तो यहाँ से मेरे भाई x/y का मान जो होगा 3:1 होगा, यानी x का मान 3 लेना है और y का मान 1 लेना है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, x का मान 3 लेना और y का मान 1 लेना। अच्छा बताओ मेरे भाई, जब यहाँ x का मान 3 लेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। I लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, I लिख रहे हैं। और ये आपका 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जब y का मान 1 लेंगे तो ये मेरे भाई व्यय लिख रहे हैं, देखो ये 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 और ये 4 1 कम 4 हो जाएगा। अच्छा आप बता दो, आय में से अगर मैं व्यय घटा दूं तो बचत ही तो आएगी। आय में से व्यय घटा रहा हूं तो ये बचत आ रही है, एकदम आसान हलवा। बचत घटा रहा हूं, सॉरी आय में से व्यय घटा रहा हूं। 6 से 3 गया 3 और 9 से 4 गया मेरे भाई 5। और उसने पूछा आपसे क्या है, यही तो पूछा है मेरे भाई, यही पूछा है कि दोनों की बचत का रेशियो क्या होगा। 3:5 होगा। ए का बचत बी की बचत से क्या अनुपात बताएगा मेरे भाई, एकदम आंसर है। एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, इतना आसानी से आपने कर लिया। देखो एक बार दोबारा सिखाते हैं। उसने कहा कि ए की आय बी की आय का 2/3 है, यानी बी अगर 3 है तो ए 2 है, हमने x कह दिया। इसको मैंने कहा कि अगर उसने कहा था कि ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है, बी का 4 ये 3। अब देखो उसने फिर कहा यदि बी की आय 3x का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, तो यहाँ से x/y का मान आ गया। जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 से गुणा कर दो, जहाँ जहाँ y वहाँ 1 से गुणा कर दो, तो आय और व्यय आ गया। अगर ए के आय में से ए का व्यय निकालोगे तो बचत 3 आएगी, बी के आय में से बी का व्यय निकालोगे तो बचत 5 आएगी। और ये आपका आंसर हो गया। इसी तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास का महत्वपूर्ण 6वां प्रश्न है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। सीजीएल 2020 का सवाल है। देखो ए और बी की मासिक आय, देखो मेरे भाई आय लिख रहा हूँ, आय ए की और बी की क्या क्या है 4:5 है। ठीक है, आगे उनके मासिक व्यय, व्यय लिख रहा हूँ यहाँ पे, व्यय क्या कह रखा भाई 3:8 कह रखा है। उसके बाद कर रहा है यदि ए की आय यानी इसकी बात कर रहा है, ए की आय बी के व्यय के बराबर है, यानी 4 जो है वो 8 के बराबर है क्या नहीं है ना। अगर उसने ए की आय बी के व्यय के बराबर कहा है तो बराबर है कहाँ, बराबर करने के लिए मेरे भाई यहाँ 2 से गुणा करो, तो ये भी नहीं मानेगा, 2 से गुणा कराएगा, हो गया ना। अब उसने पूछा है ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। एकदम आसानी से हम लोग इस सवाल को हल कर लेंगे। देखो 8 से 3 घटा दो मेरे भाई, 5 बचा कि नहीं बचा, बचा ना। उसके बाद 10 में से 8 घटा दो, 2 बचा कि नहीं बचा। और ये आपके प्यारे से सवाल का आंसर आ गया।
सीजीएल का सवाल है, आय में से व्यय घटा दो बचत आ गई, आय में से व्यय घटा दो बचत आ गई। और आपको ये पता है हमने किया क्या, उसने कहा कि जो ए की आय है वो बी के व्यय के बराबर है, तो बी का व्यय 8 था, इसके बराबर करने के लिए इसको हमने 2 से गुणा किया, तो यहां भी करना पड़ा अनुपात के नियम से, तो इसका मतलब 8 से 3 गया 5 और 10 से 8 गया 2। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों, यहां से नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं यहां से। देखो 2 पार्ट में हम लोग आय और व्यय के प्रश्नों को करेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न है, इसीलिए 2 पार्ट में इसको करेंगे। ठीक है, अगला आज की क्लास का 7वां प्रश्न होगा मेरे भाई। क्या कह रहा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है, ए और बी की मासिक बचत का अनुपात क्रमशः 14:19 है। यदि ए और बी प्रत्येक मासिक व्यय 1200 रुपये है तो ए और बी की मासिक आय में कितना अंतर है। एसएससी सीजीएल का सवाल है। देखो आय का अनुपात कितना दिया भाई, आय का अनुपात लिख देते हैं, आय का अनुपात दे दिया मेरे भाई 4:5, ये ए हो गया और ये बी हो गया। और बचत का अनुपात क्या दे दिया मेरे भाई, बचत का अनुपात दे दिया है 14:19। और उसके बाद मासिक व्यय दे दिया मेरे भाई, क्या क्या ये लोग खर्चा कर रहे हैं, 1200 रुपये ये भी खर्चा कर रहा है और 1200 रुपये ये भी खर्चा कर रहा है। बहुत ही शानदार अप्रोच सिखा रहे हैं आपको। देखो क्या करना है मेरे भाई, इसका गुणा करना है 19 चौका 76, तिरछा गुणा करना है 19 चौका 76 और ये 14×5 70। अच्छा बताओ 19 चौका 76 और 14×5 70 कितने का अंतर है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर तो 6 का अंतर है। कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। फिर आप यहाँ देखो, अच्छा आप देखो परेशान कैसे हो जाओगे, आप यहाँ गुणा करोगे 14 का गुणा 1200 में कुछ आएगा, फिर 1200 का गुणा 19 में करोगे कुछ आएगा और डिफरेंस निकालोगे, तब तक पेपर ही खत्म हो जाएगा। तो हम सिखा रहे हैं जादुई तरीका। ठीक है, देखो कैसे, अगर ये 14 का गुणा 1200 यानी 1200 का गुणा 14 बार किया जाए, 1200 का गुणा 14 बार किया जाए और 1200 का गुणा 19 बार किया जाए, तो अच्छा बताओ कितनी बार एक्स्ट्रा हुआ, 5 बार ना, तो वही 5 का अंतर आएगा ना। तो मैं एकदम आसान कर दूं आपको सवाल में मेरे भाई, इसके गुणा का और इसके गुणा का जो अंतर आएगा वो देखो 1200 का गुणा 19 टाइम करोगे और 1200 का गुणा 14 टाइम करोगे, तो आप बताओ 14 से 19 कितनी बार एक्स्ट्रा है, 5 बार ना। तो इसका मतलब 1200 से वो 5 बार एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1200 से वो 5 बार एक्स्ट्रा, यानी इस 6 की वैल्यू मेरे भाई 6000 आएगी। 12×5 60 कितनी आएगी, 6000 आएगी। अब यहाँ से अगर 6 की वैल्यू 6000 है तो मेरे भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आने वाली है 1000। कितनी आने वाली है, 1000। अब मेरे भाई अगर आप गुणा करके चेक कर लोगे ना तब भी अंतर 6000 का ही आएगा। मैं आपको आसान कॉन्सेप्ट क्या सिखाया कि अगर 1200 का गुणा 19 टाइम किया जाए, किसी को 1219 बार दिया गया और किसी को 1214 बार दिया गया, इसका मतलब जो एक आदमी था वो 1205 बार एक्स्ट्रा पाया ना, तो 1205 बार मतलब 6 एक्स्ट्रा पाएगा, सीधी सी कहानी है। अब बताओ उसने पूछा है कि ए और बी की मासिक आय में अंतर, तो मेरे भाई मासिक आय यहाँ लिखा है और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मासिक आय में अंतर 1 का ही तो है मेरे भाई, और 1 की वैल्यू क्या है, 1000, और ये हो गया आपके सवाल का आंसर। अगर उसने आपसे कहा है कि ए और बी की आय का अंतर क्या होगा, तो अंतर तो 1 का है ना, और 1 की वैल्यू कितनी है, 1000। तो प्यारे बच्चों हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में अनुपात समानुपात के इन्हीं प्रश्नों पे चर्चा की है। इसके बाद अगला एक और पार्ट आएगा अनुपात समानुपात पे आय और व्यय का ही आएगा, और उसमें भी और ज़बरदस्त सवाल लेके आएंगे हम लोग। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए।